इस वीडियो में चर्चा करेंगे संसद की समितियों के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का गठन और राज्यसभा के गठन के बारे में मैंने विधिवत रूप से चर्चा कर ली थी। वहाँ पे मैंने राज्यसभा के गठन के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते थे वो सभी मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं, और उसके साथ साथ में उसके बाद का वीडियो है लोकसभा के गठन के बारे में। वहाँ पर भी मैंने सभी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की हैं कि गठन किस प्रकार से होता है और किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन की बात कही गई है और किस में लोकसभा के गठन की बात कही गई है। साथ साथ में मैंने वहाँ पे देखा था कि एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें संसद के बारे में जितने भी अनुच्छेद थे उन सब के बारे में मैंने चर्चा कर ली थी। अगर वो सभी वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में बात करेंगे हम संसद की समितियों के बारे में। अब संसद की समितियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि आखिरकार इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि संसद में समितियों की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्या होता है कि संसद का कार्य जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है, उसके पास जो कि उसने अपना कुछ कार्य जो है वो समितियों के माध्यम से करना शुरू कर दिया। यानी कि जो जैसे कि कोई जांच प्रक्रिया करनी है तो वो कोई एक संसद ने कुछ समितियां बना दी कि जांच समिति हो गई, और अगर कोई भी एक किसी भी वित्तीय से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो वित्तीय समितियां देखेंगे। तो इस प्रकार से संसद ने सभी कामों को बांट के रखा है, जो कि समितियों के रूप में उसने बांट दिया है। तो उसी प्रकार से हम समझते हैं यहाँ पे कि संसद की समितियों को दो भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एक स्थायी समिति और एक अस्थायी समिति। कभी कभी हम इसको ये बोलते हैं, अस्थायी समितियों को ही हम बोलते हैं क्या, तदर्थ समिति के नाम से भी जाना जाता है। तदर्थ समिति कभी कभी लिखा हुआ आ सकता है आपके सामने कि तदर्थ समितियाँ क्या होती है। तो ये अस्थायी समितियाँ ही तदर्थ समिति इनको कहा जाता है। अब हम स्थायी समितियों की बात करते हैं तो इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार की समिति जो कि एक निश्चित समय के लिए इनका गठन किया जाता है, और इनका गठन जो है वो लोकसभा जो होती है उसके अधिनियम के आधार पे, यानी कि लोकसभा में अधिनियम होगा और उसी अधिनियम के आधार पे उनको उस अधिनियम का अनुसरण करके स्थायी समिति का गठन किया जाता है। कभी कभी इसको बोलते हैं कि नियत समिति के नाम से भी जानते हैं, यानी स्थायी या नियत समिति होती है। इनका कार्यकाल मुख्यतः 1 वर्ष का होता है, और इस प्रकार से समिति का जो गठन होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। फिर हम इसके बारे में आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन सी स्थायी समितियाँ हैं, कौन कौन सी अस्थायी हैं। तो मैंने समझ लिया है कि स्थायी समितियाँ क्या होती हैं कि जिनका गठन एक नियमित समय के लिए किया जाता है, यानी कि एक स्थायी हो गया कि एक नियमित समय के लिए इनका गठन किया जाता है। और अस्थायी समितियां क्या होती हैं कि जिनका अगर कोई भी प्रायोजन, यानी कि किसी भी जो ज़रूरत के अनुसार, यानी कि अगर कोई जांच करनी है तो अगर यहाँ पे एक समिति का गठन किया जाएगा और अगर जांच प्रक्रिया ख़त्म हो गई, यानी कि पूरा केस सॉल्व हो गया, यानी कि इसका कोई महत्व नहीं रह गया, तो वहाँ पे इस समिति का गठन करके और इसको समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि इसका अगर अस्थायी समिति का मतलब ये होगा कि ये अस्थायी रूप से नहीं है, यानी कि ये समय के, यानी जो जैसा मुद्दा होगा मुद्दे के अनुसार इसको गठित किया जाता है और फिर उसको समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि अगर कोई भी केस सॉल्व हो गया फिर इस समिति का गठन जो था वो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसको अस्थायी या तदर्थ के नाम से जानते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं, हम उसको भी अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्थायी समितियों में कौन कौन सी हैं। तो स्थायी समितियों में हम एक पूरा यहाँ पे एक लिस्ट आपको देते हैं कि उस लिस्ट के माध्यम से आप समझेंगे, और उसके बाद में पूरी तरीके से डिस्क्राइब भी करते हैं। अब यहाँ पे हम एक लिस्ट के माध्यम से समझते हैं कि जो स्थायी समितियाँ हैं, जैसे कि वित्तीय समितियाँ, फिर विभागीय समितियाँ यानी कि विभाग से संबंधित। अब जो वित्तीय समितियाँ हैं, अब हम अस्थायी समितियों में ये वित्तीय समिति जो कि एक स्थायी समिति है, फिर विभागीय समिति विभाग से संबंधित है, जांच समिति, सदन समिति, अन्वेषण समिति, सेवा समिति और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति। अब हम इसके भी भाग हैं, जैसे कि वित्तीय समिति में देखते तो वित्त से संबंधित 3 समितियां आती हैं।
वित्त संबंधी 3 समितियाँ कौन कौन सी? सबसे पहले आती है लोक लेखा समिति, उसके बाद आती है कौन सी? प्राक्कलन समिति, और उसके बाद आती है लोक उपक्रम समिति। तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं वित्तीय समितियां, और वित्तीय समिति क्या है? स्थायी समिति के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से विभाग समिति है। तो विभाग समिति, विभाग से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे वो विभागीय समिति के अंतर्गत आएंगे। फिर देखते हैं जांच समिति। अब जांच समिति में भी कई सारे प्रकार हैं, जैसे कि पहला आ गया कि विशेषाधिकार, विशेषाधिकार समिति ये गठित की जाती है जांच संबंधित। एक होती है याचिका समिति, तो इस प्रकार से ये है। और उसके बाद में ये याचिका हो गया। फिर वो आचरण संबंधी, यानी कि आचरण समिति, तो ये है जांच समिति के अंतर्गत। फिर है सदन समिति। अब सदन समिति के अंतर्गत भी कई सारी समितियां हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले आती है क्या? नियम, यानी सदन के क्या क्या नियम रहेंगे, तो ये एक नियम समिति बना दी जाती है, नियम समिति। फिर इसी में कौन सदस्य आया, यानी सदन में अनुपस्थित सदस्यों के संबंधित, सदन में अनुपस्थित संबंधी समिति, तो ये समिति देखती है। फिर उसके बाद समय, अब जो आचरण इसमें हो गया सदन, हाँ समिति, सदन समिति के अंतर्गत एक नियम समिति और सदन में अनुपस्थित सदस्यों के संबंधित समिति। उसके बाद आती है कि गैर सरकारी कार्य जो होते हैं, गैर सरकारी कार्य के संबंधित विधेयक, संबंधित विधेयक, विधेयक, तो ये हो गया क्या? सदन समिति के अंतर्गत। फिर अन्वेषण समिति जो होती है, तो अन्वेषण संबंधित मुद्दे होते हैं। फिर सेवा समिति। अब सेवा समिति के अंतर्गत भी कई सारी समितियां हैं, तो हम सेवा समिति के अंतर्गत क्या देखते हैं? एक तो आवास संबंधी जो मुद्दे होते हैं, आवास, आवास संबंधी, इसके अंतर्गत इसको हम लिखते हैं लास्ट में। तो ये सेवा समिति के अंतर्गत आता। एक हो गया क्या? सेवा समिति के अंतर्गत आवास संबंधी समिति। दूसरा हो गया आपका वेतन और भत्ता, वेतन भत्ता संबंधित जो मुद्दे आते हैं वो उसके लिए एक समिति गठित की जाती है, वो सेवा समिति के अंतर्गत आता है। फिर इसी में आता है क्या? सामान्य प्रयोजन समिति, या इसमें आता है ग्रंथालय समिति, ग्रंथालय। अब इनमें से मैं बताऊंगा आपको महत्वपूर्ण कौन कौन सी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पहले मैं एक चार्ट के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि कौन सी स्थायी समिति है, कौन सी अस्थायी समिति है, और सातवीं कौन सी थी इसमें? अनुसूचित जाति और एसटी, अनुसूचित जनजाति संबंधित समिति। तो ये हो गई हमारी 7 प्रकार की समिति जो कि स्थायी हैं। अब हम अस्थायी समितियों की बात करते हैं, जिनमें हम जांच समिति देखते हैं एक, और दूसरी देखते हैं सलाहकार समिति। जांच समिति का क्या कार्य होता है? किसी का जांच करने के लिए गठित की जाती है, और सलाहकार समिति किसी को सलाह देने के लिए गठित की जाती है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक संसद की समितियों के बारे में एक मतलब कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट के रूप में देखा है।
उससे इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वित्तीय समितियों के बारे में, जिनमें हम 3 समितियों के बारे में आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे और इनसे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो इन समितियों के बारे में हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट कि समितियाँ क्या होती हैं और समितियाँ क्यों गठित की जाती हैं, और साथ साथ में कि स्थायी समितियाँ कौन कौन सी हैं और अस्थायी समितियाँ कौन कौन सी हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने यहीं तक रखता हूँ। आगे वीडियो में बात करेंगे हम वित्तीय समितियों के बारे में। और अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। जिस प्रकार से हमारी तरफ से वीडियो आपके पास जाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप वीडियो को देख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, वित्तीय समितियों के बारे में बताएंगे हम। धन्यवाद।